हेलो स्टूडेंट आज हम आज हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स का सिक्स छठवां लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम लोग की कुछ रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स पढ़ेंगे। इसमें जो कुछ स्पेशल रिएक्शन जो फिनॉल पे होती हैं, जो बेंजीन रिंग पे होती हैं, उनमें से सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हमारे रीमर टीमैन रिएक्शंस और थर्ड रिएक्शन है क्लेजन रिएजमेंट रिएक्शन। इन सब रिएक्शंस की डिटेल्स और मैकेनिज्म को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे जो हमारी स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में आती है, वो है कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन आल्सो नोन एज द कोल्बे स्मिथ रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन named after Hermann Kolbe and Rudolf Smith when phenols is treated with the sodium phenoxide ion. Sodium hydroxide phenoxide ion is generated. The phenoxide ion generated is more reactive than phenols toward the electrophilic aromatic substitution reaction. Hence, it undergoes an electrophilic substitution reaction with carbon dioxide, which is a weak electrophile. Orthohydroxybenzoic acid salicylic acid formed as a primary product. This reaction popularly known as Kolbe's reaction. Kolbe reaction में होता है क्या है कि हमारा जो फिनॉल होता है उसको हम फिनॉल उसमें हम लोग एक एरोमेटिक जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करते हैं हमारे एसिड ग्रुप से। तो एसिडिक ग्रुप कैसे जनरेट किया जाता है ये चीज़ को देखेंगे इस रिएक्शंस में। कोल्बे रिएक्शंस में हम लोग क्या लेते हैं कि हम लोग फिनॉल लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन करा के हम लोग उसे फिनॉल्स को मोर रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सोडियम फिनॉक्साइड होता है, जो कि हमें बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और जो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होता है, जो उसका कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें दो ऑक्सीजन जो जुड़े हैं CO2 में वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं, जिसके कारण कार्बन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज का नेचर जनरेट हो जाता है, इसके कारण वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो हमारा जो जब हमारा फिनॉक्साइड आयन के जो लोन पेयर हैं वो अंदर रिंग में मूवमेंट करते हैं तो रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो जाती है और उसके जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और CO2 स्पीसीज पे, जिसके कारण हमें उसका एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग मैकेनिज्म में अपना देखेंगे किस प्रकार का कैसे प्रोडक्ट रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे रिएक्शन is believed to the involve the electrophilic attack by carbon dioxide on the phenoxide ion as shown below। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन है वो क्या करेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 120 से 140 डिग्री हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे यूज करेंगे। उसका जो वर्कअप करेंगे या रिएक्शन को क्विंच करेंगे वो किस में करेंगे, वो जब वर्कअप करते हैं HCl में कि एस्टिक वर्कअप करते हैं, जिसके कारण हमारा जो सोडियम एसीटेट बनता है या एसिड का जो सोडियम साल्ट बन जाता है उससे सोडियम साल्ट को रिमूव करने के लिए HCl से वर्कअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि हमारे जो हमारा फिनॉल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला स्टेप में हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है वो किस प्रकार हमारे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है किस तरह अटैक कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है वो रिंग की तरफ मूवमेंट कर रहा है और हमारे जो रिंग पे जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करके हमारे CO2 के कार्बन पे अटैक कर रहे हैं। और हमारा जो एक ऑक्सीजन जुड़े हैं डबल बॉन्ड से वो वहाँ से हमारा सोडियम आयंस को कैप्चर कर रहा है, जिसके कारण हमें एक इंटरमीडिएट 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जब वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जब अपने स्टेबल स्टेट में जाती है तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिंग है वो कैसी मतलब कि नॉन एरोमेटिक हो जा रही है और हमारा जो फिनॉक्साइड आयन था वो अब कीटोनिक ग्रुप में बदल गया और हमारा जो CO2 है वो एसीटेट फॉर्म में सोडियम एसीटेट फॉर्म में बन जा रहा है, जो कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होके हमारा क्या बन जा रहा है, फिर से फिनॉल बन जा रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वहाँ पे मतलब कि जो अर्थो पोजिशन पे जो हाइड्रोजन था वो टूट जा रहा है, टूट के और
कीटोइनॉल फॉर्म में टॉटोमराइज हो जा रहा है और हमारा सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब एसिड फॉर्म बन जा रहा है, जो कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे। इसमें देख रहे हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा, एसिड पे जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफ़र होके सोडियम, जो कि हमारा जो हमारा फिनोलिक ग्रुप है, वहाँ पे जो सोडियम है उसको रिप्लेस कर रहे हैं दोनों। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा साल्ट फॉर्म होता है वो जो ज़्यादा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ पे बनता है। इसके कारण हमारा जो फिनॉल है ये उतना ज़्यादा एसिडिक ग्रुप नहीं है जितना कि हमारा एसिडिक ग्रुप है। तो क्या करता है, जो फिनॉल पे सोडियम आयन रहता है वो टूट के हमारा किस पे आ जाता है, एसिड पे आ जाता है, और वहाँ पे एच चला जाता है, जिसे इसे हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस बोलते हैं। और फिर उसके बाद जब हम वर्कअप करते हैं HCl डाल के, तो हमारा जो एसिड पे जो सोडियम आयन जुड़ा रहता है वो निकल के सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से बन जाता है और वहाँ पे एच आयन जुड़ जाता है। इसके कारण हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड या टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिल जाता है, जो कि कोल्बी रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख पा रहे हैं कि रीमर टीमैन रिएक्शंस। रीमर टीमैन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेम्ड आफ्टर केमिस्ट कार्ल रीमर एंड फर्डिनांड टीमैन्स। दिस रिएक्शंस used for the formylation of the phenols reactions when the phenols is treated with the chloroform in the presence of sodium hydroxide. An aldehyde group is introduced at the ortho position of the benzene ring, leads to the formation of orthohydroxybenzaldehyde. The reaction is popularly known as Riemann-Tiemann reactions. रीमन टीमैन रिएक्शंस पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्या होता है कि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ता है, तो उस एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ता है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस, एरोमेटिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसी को हम लोग रीमन टीमैन रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशन क्या लेते हैं कि हम लोग फिनॉल्स लेते हैं एक सब्सट्रेट, दूसरा लेते हैं क्लोरोफॉर्म, जो कि एक सॉल्वेंट भी होता है क्लोरोफॉर्म, उसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कार्बीन होती है। कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि बेंजीन रिंग है वो उस पर अटैक करती है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाती है। उसके बाद उसका एसिडिक वर्कअप करते हैं, जो कि हमें सल्फेल्डिहाइड मिलता है। इसके मैकेनिज्म को हम लोग आगे देख रहे हैं। Mechanism. The mechanism of the reaction consists of electrophilic substitution of phenoxide ion to form the in solution by the reaction of alkali on the phenol. The attack of electrophilic reagent is the electron deficient dichloromethylene, मतलब डाइक्लोरोमेथिलीन और कार्बिन होता है। ये आपका कार्बन Cl2 और उस पर जो कार्बन पे है वो सिक्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं as a carbon generated by the action of alkalis on the chloroform. Dichloromethylene is electrically neutral, but it acts as an electrophilic reagent as the carbon atom present on its surrounding by the 6 valence electrons. तो जो हमारा कार्बन होती है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, पर उसके जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल 6 ही होते हैं। तो ये क्या होता है अभी, इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, क्योंकि जो कार्बन होते हैं वो कोई भी एटम होता है वो चाहता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक, जो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होते हैं वो अप्रोच कर जाए कि इसके नोबल गैस के या ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। तो ये कार्बीन जो होती है कैसी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। हम लोग रिएक्शन में देख रहे हैं कि जब क्लोरोफॉर्म हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड से या OH से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो H को निकलता है, क्योंकि जो ये जो क्लोरोफॉर्म है उसका जो H है वो हल्का सा एसिडिक नेचर का रहता है, क्योंकि चारों क्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोविड्राइंग ग्रुप है, तो अच्छे से H+ लीव कर जाता है और वो वाटर फॉर्म में लीव हो जाता है। अब हमारे पास मिलता है जो कि एक एनायनिक फॉर्म मिलता है, मतलब ट्राइक्लोरो एनायन मिलता है। यहाँ से एक क्लोरीन लीव कर जाता है तो हमें मिलता है डाइक्लोरो कार्बिन मिल जाती है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फिनोल होता है वो NO से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। जो फिनॉक्साइड आयन जब के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिंग के अंदर मूवमेंट करते हैं और वो फिर अटैक करते हैं हमारे किस पे, कार्बिन पे, क्योंकि वो रिंग अब बहुत हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाती है। तो हमारा क्या होता है कि जो रिंग है वो क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटिक हो जाती है।
फिर वो क्या होता है, हाइड्रोजन को ब्रेक करता है अपने उस पोजीशन के वाले कार्बन को, और फिर वह एरोमेटाइजेशन को रिगेन करता है। तो हमें मिल जाता है कि मोर स्टेबल फॉर्म मिल जाता है, जिसमें CH Cl2 ग्रुप जुड़े होते हैं। फिर हमारा 2 मोल ओ जो Cl2 ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, ये अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास SN2 टाइप की रिएक्शंस होती है, और दोनों क्लोरीन ग्रुप लीव करके यहाँ पे 2 OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, और उससे आइसोलेट करके एल्डिहाइड बन जाता है वाटर निकल के, जिसे हम वो बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेल्डिहाइड बोलते हैं, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है, जो रीमन का मेन प्रोडक्ट होता है। लास्ट रिएक्शन आज इस टॉपिक की लास्ट रिएक्शन पढ़ोगे, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। This rearrangement reaction involved aryl ethers. The aryl groups of the ether migrated from either oxygen to the ring carbon at ortho position at 475 Kelvin. However, if both ortho positions are already occupied, then aryl group migrated to the para position. तो इस रिएक्शंस में क्या है, रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ कोई आइटम जुड़ता नहीं है ना जिससे हटता है, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, आइसोमराइजेशन होता है ग्रुप्स का। तो हम लोग इसे बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। हम लोग जो पहली रिएक्शंस देख रहे हैं कि किस तरह हमारा एलाइलिक ग्रुप है वो हमारा फिनोलिक ऑक्सीजन से मूवमेंट करके हमारा अर्थो पोजिशन पे शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी में देख रहे हैं कि जब हमारे दोनों अर्थो पोजिशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं या उन पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमारा वो जो एलाइलिक ग्रुप है उसका जो मूवमेंट होता है वो पैरा पोजिशन पे होता है। इसको हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे किस तरह ये मूवमेंट करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ अर्थो आइसोमराइजेशन, सबसे पहले हम लोग अर्थो आइसोमराइजेशन को पढ़ेंगे। अर्थो आइसोमराइजेशन इन्वॉल्व्स ए concerted mechanism in which the cleavage of allylic oxygen bond and formation of allylic carbon bond at the ortho position take place simultaneously। मतलब इसमें हम लोग जो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होती है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग साइमल्टेनियसली। The cyclohexadione intermediate thus formed undergo tautomerase change to give the orthoallyl phenol to in which the ring regains the aromatic character as shown below। तो हम लोग मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि जो हमारा एलाइलिक ग्रुप था, जो एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है, वो किस तरह फिनोस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है कि ईथर ग्रुप जो जुड़े हैं उसमें किस तरह रिंग के चारों तरफ ऐसे बेंड हो जा रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एकदम मतलब बहुत क्लोज हो जा रहा है, जिसके कारण बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली प्रोसेस को टेक प्लेस कर रहा है। इसमें जो हमारा इंटरमीडिएट बनना है, इसमें देख रहे हैं कि वो कैसे हो जा रहा है, नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे रेड कार्बन है वो हमारा क्या हो रहा है, अब वो बाहर की तरफ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो हमारा ब्राउन कार्बन है वो हमारा मतलब रिंग से डायरेक्ट जुड़ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट टाइप मिल जा रहा है, मतलब कि जो कार्बन की चेन है वो इन्वर्टेड हो जा रही है, मतलब उसका चेंज हो जा रहा है नेचर। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो इसको रिंग को हाइड्रोजन है वो मतलब रिंग से टूट के और उसको एरोमेटाइज होके फास्ट ऑटोमराइजेशन हो जा रहा है, और हमें फिनॉल एलाइलिक प्रोडक्ट मिल जा रहा है। इसे क्यों बोलते हैं, अर्थो आइसोमराइजेशन ऑफ द एलाइलिक ईथर। इट्स मे बी नोटेड दैट द एट द गामा कार्बन ऑफ एलाइलिक ग्रुप, जो कि हमारा गामा कार्बन कौन सा है, जो ब्राउन वाला कार्बन ग्रुप है, ये गामा पोजिशन इसको बोलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन विच अटैच टू itself टू द रिंग कार्बन। अब देखिए जो गामा कार्बन ब्राउन वाला है वो अब रिंग के कार्बन से जुड़ जा रहा है। दिस इज सपोर्टेड टू द फैक्ट अर्थो माइग्रेशन इन्वॉल्व्स इन्वर्जन इन द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन द एलाइलिक ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टार्टिंग प्रोडक्ट। तो जो हमारा गामा कार्बन है जो ब्राउन वाला है, फ्रॉम द ऑक्सीजन से जोड़ रहे हैं, तो रेड वाला अल्फा होता है और ब्लू वाला बीटा और ब्राउन वाला हो गया गामा। तो गामा जो कार्बन है वो अब डायरेक्टली अटैच हो जा रहा है बेंजीन रिंग के कार्बन से, और जो हमारा रेड वाला है वो हमारा अब टूट के गामा पोजीशन पे चला जा रहा है। तो इसी को हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे हम लोग अर्थो आइसोमराइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि पैरा आइसोमराइजेशन कैसे टेक प्लेस होता है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक चेंज है कि इसमें जो मिलता है हमारा जो अर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन नहीं रहता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, 2 बार
एक ही रिएक्शन 2 बार प्रोसीड होती है। अब हम लोग इस मैकेनिज्म में देखेंगे। द पैरा आइसोमराइजेशन इन्वॉल्व 2 स्टेज। इसमें मतलब 2 स्टेज, जो हमारी ऑर्थो आइसोमराइजेशन में 1 स्टेज थी, वही इसमें रिपीट होकर दूसरी बार फिर से होती है। तो इसलिए द पैरा आइसोमराइजेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेज। इन द फर्स्ट स्टेज द ऑर्थो माइग्रेशन टेक प्लेस and the cyclohexane dione is found, but the intermediate cannot undergo tautomerization. Tautomerization पे intermediate नहीं जाता है, since there is no hydrogen at ortho position. As such, this intermediate undergoes another migration and allylic group to yield the final product. तो इसमें हम लोग में देख रहे हैं कि जो हमारे देखिए कि जो गामा कार्बन है ब्राउन वाला, वो जब पहली बार आइसोमराइजेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें देख रहे हैं कि जो ऑर्थो पोजीशन पे ब्राउन कार्बन जुड़ जा रहा है। तो ऑर्थो पोजीशन पे हमारे ऑलरेडी कोई भी एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 आर ग्रुप जुड़े हैं और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण वो रिंग को एरोमेटाइज कर ले, क्योंकि हाइड्रोजन वाली बॉन्ड ही वीक होती है। तो हमारा जो है ये जो इंटरमीडिएट है, ये आगे की तरफ से फिर एरोमेट मतलब कि रीअरेंजमेंट होगा, आइसोमराइजेशन होगा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहले ब्राउन वाला कार्बन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा था, वो अब फिर से टूट के रेड वाला कार्बन अब अर्थो वाले कार्बन मतलब पैरा वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जा रहा है। और उसके बाद हमारा ये फास्ट ऑटोमराइजेशन हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप अवेलेबल है जो रिंग को दोबारा एरोमेटाइजेशन में हेल्प करता है। इसके कारण हमें पैरा आइसोमराइजेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। It may be noted that due to the 2 migration in para isomerization, there is no net inversion in the position of the substitution with respect to starting compound. तो इस प्रकार हम तो देख पा रहे हैं कि जो हमारा इस जो पैरा आइसोमराइजेशन में प्रोडक्ट मिल रहा है, ये कैसा है, इन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे 2 स्टेप्स जो हैं आइसोमराइजेशन के इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके कारण हमें वैसे ही जो कार्बन का सिस्टम है वैसे ही प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट में भी। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।